हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेराइल प्रिपरेशंस के बारे में और साथ ही हम इम्यूनोलॉजिक्स जैसे सेरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पार्ट रहने वाला है चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने नाम आ रहा है स्टेराइल प्रिपरेशन। स्टेराइल नाम आते ही हम क्या सोचते हैं भाई? स्टेराइल बोल रहा है, ठीक है। स्टेराइल का क्या मतलब है? स्टेराइल मतलब वो जिसमें कोई माइक्रोब नहीं है, किसी भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं है, एकदम साफ सुथरी, ठीक है। समझ गए? फॉर्मुलेशंस क्या? वो जो हम इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मुलेशंस, ठीक है। टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन है, इंजेक्टेबल्स आएंगे, आई ड्रॉप्स आएंगी, आई ऑइंटमेंट्स आएंगी, फिर साथ ही हम उनका बताएंगे कि स्टेरिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, इंजेक्टेबल्स तो हम सब समझ के भाई, इंजेक्शन जो लगता है, इंजेक्शन लगता है वो कैसे लगता है? वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है ड्रग, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अगर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो वो हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर किसी भी तरह का माइक्रोब नहीं हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी पॉपुलेशन भी माइक्रोब की अंदर चली जाएगी ब्लड में, उससे बॉडी में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमको इन सब से बचना है। साथ ही आई ड्रॉप, आईज हमारी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? फाइन कैपिलरीज हैं। इनसे क्या हो सकता है? जो ड्रग है, जो प्रिपरेशन है, अगर उसके साथ कंटेमिनेशन भी है, ठीक है, तो वो क्या होएगा? वो सारा ब्लड में बहुत जल्दी पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो वहां से क्या होगा? फिर से इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आईज है हमारी, आईज बहुत सेंसिटिव है, तो आईज के ये खराब हो जाएंगी तो ब्लाइंड हो सकता है इंसान, ठीक है। तो इन सब का चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले लिखा है स्टेराइल फॉर्मुलेशंस आर क्या होती हैं? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है भाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हम बनाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड वाएबल का मतलब है कि वो माइक्रोब जो क्या कर सकते हैं, जिनमें बीमारी कॉज करने की क्षमता है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? वाएबल। आगे देखें, एंड अदर हार्मफुल कंटेमिनेंट्स, उसके अलावा भी और कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, उनसे भी क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। स्टेराइल फॉर्मुलेशन सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि भाई फ्री फ्रॉम, ठीक है, पैथोजेंस। पैथोजेन से फ्री। पैथोजेंस क्या होते हैं? जर्म्स बोल लो या मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो भी होते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या लिखेंगे भाई? फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड अदर कंटेमिनेंट्स, टेमिनेंट्स, ठीक है भाई। अदर कंटेमिनेंट्स क्या हो सकते हैं? कोई भी फॉरेन मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जो क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकता है। तो साथ ही क्या होना चाहिए? एक तो पैथोजन से तो फ्री होना ही चाहिए, और कंटेमिनेंट्स, दूसरे कंटेमिनेंट से भी फ्री होना चाहिए, ठीक है। और लिखा है दे आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू नॉर्मली स्टेराइल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज ब्लड, टिश्यूज और द आई। अब देखिए, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर तो माइक्रोब्स है। कैसे? कौन से माइक्रोब्स है भाई? हमारी स्किन पर होता है, देखिए, माइक्रोब है एस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस, एपिडर्मिडिस। ये कहाँ है? ऑन स्किन, ऑन स्किन होता है ये क्या है? जनरली स्किन पर प्रेजेंट होता है, किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या आ जाए अगर? क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, ये बैक्टीरिया अगर हमारी स्किन पर आ जाए तो इससे क्या होगा? डिसीज हो जाएगी, उसको बोलेंगे एक्ने, एक्ने हो जाएगा, ठीक है ना। तो और उसमें क्या करेगा? ये एक्ने को और खराब कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके साथ मिल गया ये, तो ये एक्ने की डिसीज को और क्या कर सकता है? और वर्स कर सकता है, ठीक है, और खराब कर सकता है। तो अभी ध्यान रखें, तो यहां पर क्या मतलब है कि जैसे हमारा ब्लड है, उसके अंदर कोई माइक्रोब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई माइक्रोब होगा तो वो क्या करेगा? माइक्रोब ग्रोथ करा लेगा और इन्फेक्शन कर देगा। हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में, टिश्यूज में कोई माइक्रोब नहीं हो सकता। और हमारी जो आईज है, आईज के अंदर भी कोई माइक्रोब नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा? इनसे इन्फेक्शन हो जाएगी। स्किन पर हो सकता है, ठीक है,
कोई बात नहीं, स्किन पर हो सकता है, हमने अभी बात कर ही ली है। तो स्टेराइल पार्ट्स कौन से हमारी बॉडी के? ब्लड है, टिश्यू है और आई है। अब मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी की बात कर रहा है कि भाई स्टेरिलिटी कैसे रखी जा सकती है, कैसे बनाए रख सकते हैं? बाय एसेप्टिक प्रोसेसिंग। एसेप्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है भाई? हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जब हमको स्टेराइल प्रिपरेशन बनानी होती है तो एक वहां पर एक स्पेसिफिक रूम होता है, ठीक है, जैसे अभी बताएं आपको, उसके अंदर एक स्पेसिफिक कमरा होता है, ठीक है, जिसके वो क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम एसेप्टिक रूम। जैसे उसको बोला जाता है एसेप्टिक रूम, ठीक है, एसेप्टिक रूम या क्लीन रूम। अब ये क्या रूम है भाई? इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारी स्टेराइल प्रिपरेशन हमको बनानी है वो बनती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक तो भाई हेपा फिल्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई? हेपा फिल्टर, ठीक है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये फिल्टर हमारे क्लीन रूम के अंदर या एसेप्टिक रूम के अंदर होते हैं। साथ ही यूवी लैंप होता है, ठीक है, ब्लोअर होते हैं और एक बर्नर होता है, ठीक है ना। तो हेपा फिल्टर क्या करता है? हमारा एसेप्टिक कमरा है ना जो, उसके अंदर एयर की वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, साथ ही कोई माइक्रोब ना हो एयर में उसको भी ये क्या करता है? फिल्टर कर देता है। ये फिल्टर करने का काम करते हैं हेपा, ठीक है। यूवी क्या है भाई? माइक्रोब्स को हम सब जानते हैं भाई, यूवी क्या करती है? यूवी रेज माइक्रोब्स को मार देती हैं। ब्लोअर क्या है? ब्लोअर मतलब हवा, हवा फेंकने वाले। और बर्नर, बंसन बर्नर होता है, उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई कल्चर प्लेट हमने बनाई है, वो क्या करेंगे हम? उससे जो हमारा लूप है उसको हम बार बार, अगर बर्नर पे फ्लेम आएगी उससे क्या कर सकते हैं? स्टेराइल करके हम हमारी प्लेट्स बना सकते हैं, कल्चर मीडिया करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं क्लीन रूम में। बड़ा सा रूम होता है, इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है, एकदम फ्लैट वॉल्स होती हैं ताकि उसके अंदर कोई माइक्रोब आ ही ना पाए। और उसके अंदर अगर अंदर जाना है हमको तो हमको भी शूज वाला जो फीट कवर होते हैं वो पहनना पड़ेगा, हेयर कवर पहनना पड़ेगा, हैंड्स में ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो होता है एक क्लीन रूम। वहां पर क्या काम होता है भाई? वहां पर काम होता है स्टेराइल प्रिपरेशंस बनाने का, ठीक है। तो आगे हम देखें, अब हम हमारे वापस नोट्स खोल लें एक बार, हाँ ये लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है भाई? दीज डोजेज फॉर्म्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? ये डोजेज फॉर्म्स जो हैं ये हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोजेज फॉर्म्स। क्यों भाई? ठीक है, बिकॉज इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन में लीड टू सीवियर इन्फेक्शन एंड लॉस ऑफ विजन। अभी हमने बात करी कि भाई हमारी आईज है वो स्टेराइल ऑर्गन है, अगर उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन आ जाएगा तो उससे लॉस ऑफ विजन या जिसको हम ब्लाइंडनेस कह देते हैं वो हो सकती है, ठीक है ना। तो इससे क्या करना है भाई? इससे हमको बचना है, ठीक है ना, इससे हमको बचना है। आगे हम देखें तो क्या लिखा है? लॉस ऑफ विजन, कॉमन स्टेराइल डोजेज फॉर्म्स इंक्लूड। कॉमन स्टेराइल डोजेज फॉर्म्स कौन सी है? इंजेक्शन है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, इरिगेशंस एंड इम्प्लांट्स, ठीक है। इंजेक्शंस कौन से? जो नॉर्मल हमारे नस में इंजेक्शन लगते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब आंखों की प्रिपरेशन। इरिगेशंस एंड इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ठीक है, इम्प्लांट्स होते हैं जो सबक्यूटेनियस हमारी स्किन में इंसर्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इम्प्लांट्स बोलते हैं। वो भी स्टेराइल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर घुस रहे हो, ठीक है। तो आगे हम जरा देखें, आगे क्या बोल रहा है? फीचर्स बताए हैं भाई, क्या है नीड, क्या है इनकी भाई? फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल इंजेक्टेबल होते हैं वो फ्री होते हैं, स्टेराइल होते हैं। आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स, ये सारी क्या होती है? हमारे फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होती है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई? पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि जो हमारे अंदर का ब्लड है, टिश्यूज हैं और आई हैं, ये स्टेराइल ऑर्गन्स है, इनमें किसी तरह के माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उससे इन्फेक्शन होएगी और ऑर्गन डैमेज होएगा, ठीक है। तो पेशेंट सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं? ये इंजेक्शंस, आई ऑइंटमेंट्स, आई ड्रॉप्स, इन सबको स्टेराइल बनाते हैं, ठीक है। अब इंजेक्टेबल्स, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं भाई इनको क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस, जो हम नॉर्मल कहते हैं भाई सुई लग जाती है, वो ये क्या हो गए? इंजेक्शंस हो गए। इंजेक्टेबल्स क्या है भाई? स्टेराइल प्रिपरेशन है। किस लिए बनाए हैं भाई? बॉडी, बॉडी में डालने के लिए बनाए हैं। कैसे? पेर एंट्रल रूट। पेर एंट्रल का क्या मतलब होता है? पैर का मतलब होता है स्किप, एंट्रल का मतलब क्या है?
इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो पेरेंट्रल का मतलब होता है कि स्किप कर देते हैं इंटेस्टाइन को। कैसे भाई? क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। पेरेंट्रल मतलब वो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को स्किप कर देंगे, उनको पेरेंट्रल बोलेंगे। कैसे स्किप हो गया? अब भाई सीधा डायरेक्ट ब्लड में ही तो दे रहे हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो स्किप होएगा ही, ठीक है। इंट्रावेनस रूट होता है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है और एक इंट्राडर्मल रूट होता है। कैसा? इंजेक्शन देने का, ठीक है। दे प्रोवाइड क्या भाई? रैपिड ऑनसेट। इन सब के बारे में हम अभी आगे जानेंगे डिटेल में। ये क्या करते हैं भाई? रैपिड ऑनसेट, डायरेक्ट ब्लड में जा रही है तो ऑनसेट जल्दी होगा ही। एंड एक्यूरेट डोजिंग, डोजिंग क्या होती है? एक्यूरेट होती है, ठीक है। अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में ही चली गई। दे में बी सप्लाइड एज सॉल्यूशंस भी बन सकते हैं इसके, सस्पेंशन भी और भी बन सकते हैं इसके, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्मुलेशन के क्या बन सकता है? एक तो नॉर्मल सॉल्यूशन बन सकता है, दवाई पानी में घोल के दे दी। सस्पेंशन बन सकता है भाई, एक प्रिपरेशन है जिसमें डिस्पर्स करके रखें, सस्पेंशन हो गया। इमल्शन हो सकता है भाई, बाइफेजिक, एक लिक्विड है जो स्मॉल क्वांटिटी में है, जिसको डिस्पर्स किया है बड़े बल्क वाले लिक्विड में, वो क्या हो गया? हमारा इमल्शन हो गया, ठीक है। ड्राई पाउडर्स भी हो सकते हैं फॉर रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब है भाई? कुछ प्रिपरेशन होती है जिनमें क्या करते हैं, जिनमें अगर हम वाटर के साथ अगर उनको प्रिपेयर कर देंगे तो उसमें माइक्रोब की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो इन प्रिपरेशंस को क्या बोलते हैं भाई? हम क्या करते हैं, एक वायल ले लेते हैं जिसके अंदर ड्राई पाउडर फिल करके हम उसको स्टेराइल पैकिंग कर देते हैं उसकी। फिर क्या करते हैं, एक वाटर फॉर इंजेक्शन अलग से दे देते हैं, ठीक है। मेजर्ड क्वांटिटी में वाटर फॉर इंजेक्शन दे देते हैं। उसमें भी क्या होता है? स्टेराइल वाटर होता है, स्टेराइल वाटर होता है, उसमें भी कोई माइक्रोब नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं भाई? सिरिंज से वो वाटर लेते हैं और हमारे वायल में डालते हैं, तो क्या होता है? ये जो पाउडर है, ड्राई पाउडर, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है? सिरिंज से उसको भर के सिरिंज को पेशेंट को लगा देता है, ठीक है ना। तो ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब है भाई? हमारे वायल में तो ड्राई पाउडर आ रहा है लेकिन साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन आ रहा है, तो लगाते टाइम डॉक्टर इन दोनों को मिक्स करेगा, फिर सिरिंज भर के पेशेंट को लगा देगा। तो ये हो गए ड्राई पाउडर्स फॉर रिकंस्टिट्यूशन। आइडियल इंजेक्टेबल प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है भाई? स्टेराइल होने चाहिए, पाइरोजन फ्री होने चाहिए। भाई पाइरोजन क्या होते हैं? पाइरोजन होते हैं एंडोटॉक्सिन्स, बैक्टीरिया बनाता है जो, जैसे बैक्टीरिया है वो, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या मतलब बैक्टीरिया है या कोई माइक्रोब है, उसकी डेथ हो गई, जो उसकी सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन होगी, एंडोटॉक्सिन निकलते हैं जो क्या कर सकते हैं? बॉडी में इंफेक्शन कर सकते हैं, फीवर आ सकता है, ठीक है। मेन कारण क्या? मेन चीज क्या करते हैं पाइरोजन भाई? फीवर, ठीक है। फीवर जो होता है वो पाइरोजन्स के कारण आता है, ठीक है ना। फीवर आ सकता है, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है इनसे, ठीक है ना। तो और क्या बोला भाई? आइसोटोनिक होने चाहिए। अब आइसोटोनिक का क्या मतलब है? आइसोटोनिक का मतलब है जो हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए वो, उसकी जो आइसोटोनिसिटी है, उसकी जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। जितना प्रेशर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाएगा, ठीक है, उतना ही प्रेशर हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीपी हाई होगा, पेशेंट को इरिटेशन होगी। अगर उससे कम होगा तो क्या होगा? वापस वही है, पेशेंट को क्या होगी? इरिटेशन होगी, ठीक है ना। तो हमने बात क्या कह रहे हैं भाई? 0.9% वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन है, वो अपना प्रेशर लगाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, ठीक है। हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन है, उसका भी क्या काम है? वो भी उतना ही प्रेशर लगाएगी सेमी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोटोनिसिटी बोलेंगे। तो हमको कंसंट्रेशन हमारे ड्रग की हमारे इंजेक्शन में डालनी है, ऐसी कंसंट्रेशन बनानी है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगाए वो किसके बराबर हो? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बराबर हो, ठीक है। ये हो गई आइसोटोनिसिटी की बात। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस भाई, सुई है, इंजेक्शन है, हम सबको पता है स्किन के अंदर जाएगी, तो एक तो पेन हो गया, ठीक है। एक हो गया भाई हायर कॉस्ट। इंजेक्शन जनरली कैसे आते हैं भाई? महंगे आते हैं। क्यों? क्योंकि एक नीडल लगती है, एक लगती है, फिर ड्रग लगता है, ठीक है, तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। फिर ट्रेंड पर्सनल भी चाहिए भाई, नर्स लगाती है इंजेक्शन, ठीक है ना, तो उसकी भी फीस लगती है, ठीक है। एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन,
इफ एसेप्टिक प्रिकॉशंस आर इग्नोर्ड, तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं अगर एसेप्टिक कंडीशंस हमने नहीं बनाकर रखी तो, ठीक है ना। बाकी तो मेंटेन रहती हैं, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। पर अगर बाय चांस नीडल कंटेमिनेटेड हुई या एक ही नीडल 2 बार यूज कर ली और पहले पेशेंट को कोई ट्रांसमिट हो सकती है, तो अगर दूसरी बार नीडल यूज हो रही है तो दूसरे पेशेंट को भी वो बीमारी हो सकती है, तो ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या है भाई, टाइप देख लीजिए, एक तो आईवी रूट होता है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ठीक है ना। तो एग्जांपल दे रखे, नॉर्मल सलाइन किससे लगता है, इंट्रावेनस रूट से लगता है। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन हम सबको पता है दर्द का इंजेक्शन है। इंसुलिन किस में लगती है, टाइप 1 डायबिटीज वालों को लगती है। इंट्राडर्मल कैसे, जैसे बीसीजी वैक्सीन है, बैसिलस कालमेट गुरिन, ठीक है। क्या है भाई, बैसिलस कालमेट, बैसिलस कालमेट गुरिन, क्या नाम है इसका, ये है इसका नाम है बीसीजी वैक्सीन, बच्चों को लगती है, पैदा होते बच्चे तब उनको बीसीजी की वैक्सीन लगती है, खसरे का टीका बोलते हैं जो, वो यही है, ठीक है ना। तो आगे देखें, अब ये देखिए इमेज दे रखी है यहाँ पर भाई, इंट्रावेनस रूट कैसे भाई, डायरेक्टली वेन में इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। कैसे लग रहा है, डायरेक्टली वेन के अंदर इंजेक्शन लग रहा है। इंट्रामस्कुलर में देखिए कैसा है, इंजेक्शन एकदम 90 डिग्री पे सीधा लग रहा है मसल के अंदर, ठीक है। सबक्यूटेनियस देखिए अंडर द स्किन, ये स्किन है और स्किन के नीचे हम सबको पता है फैट की लेयर होती है, ठीक है ना। तो जिसमें क्या है, ये देखिए सिरिंज हमने डाली है, उसको सबक्यूटेनियस बोलेंगे। इंट्राडर्मल क्या है, डर्मिस जो लेयर है स्किन की, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे कौन सी, डर्मिस लेयर, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। नॉर्मल सलाइन डायरेक्ट वेन में लगता है, डाइक्लोफिनेक डायरेक्ट मसल में लगता है, सीधा इंजेक्शन लगता है, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और अंडर द स्किन ये 60 डिग्री पे लगता है, ये है जो, ये 30 डिग्री पे लगता है इंजेक्शन, ठीक है ना। और किस में लगता है, डर्मिस लेयर में लगता है स्किन की। आगे देख लेते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है भाई, पहले तो प्रिपेयर करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल ना हो, फिर फिल करते हैं, फिर सीलिंग करते हैं, फिर स्टेरलाइजेशन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है, इंग्रेडिएंट जो हमने लेने हैं वो हम वे करेंगे, उनको मिक्स करेंगे, ठीक है ना। फिर फिल्टर करेंगे, अगर कोई फॉरेन मटेरियल या किसी भी तरीके का उसमें सॉलिड नहीं आना, तो क्या होगा, फिलिंग कर ली, फिर सील कर देंगे एकदम, उसको ढक्कन लगा देंगे, रबर का टाइट सील कर दिया। फिर स्टेरलाइजेशन करते हैं, पैकिंग करने के बाद स्टेरलाइजेशन की जा रही है, इसको बोला जाता है टर्मिनल स्टेरलाइजेशन, ठीक है। जब पैक वैक सब कर दिया हमने, पैक कर दिया, उसके बाद स्टेरलाइजेशन हो रहा है, उसको बोलेंगे टर्मिनल, टर्मिनल स्टेरलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये तो हम इंजेक्टेबल की बात कर ली, स्टेरिलिटी के टेस्ट बता रखे हैं इंजेक्टेबल्स के लिए। टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट पहला क्या है भाई, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बोलता है कि भाई ये करना जरूरी है, ये क्या प्रूफ है भाई, माइक्रोब नहीं है। पायरोजन टेस्ट क्या है भाई, डिटेक्ट्स फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, पायरोजन क्या है भाई। अब हमने देख लिया भाई माइक्रोब नहीं है, चलो भाई खुशी के पता माइक्रोब नहीं है, लेकिन माइक्रोब क्या है, कुछ माइक्रोब मान लो मर गए थे, या कुछ उन्होंने अपने जो टॉक्सिन वो रिलीज करते हैं, वो हमारी प्रिपरेशन में रिलीज कर दिए, ठीक है। लेकिन माइक्रोब हमने हटा दिए, तो हम सोच लें कि माइक्रोब तो हटा दिए, पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रोब का कोई टॉक्सिन, ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन में नहीं है, जिसको पायरोजन बोला जाता है, वो तो नहीं है। उससे क्या हो सकता है भाई, फीवर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो वो हमको ध्यान रखना है। पर्टिकुलेट मैटर टेस्ट क्या है भाई, डिटेक्ट्स पार्टिकल, साफ देखने भी पता चल सकता है कि भाई कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है जो हमको इसमें प्रिपरेशन में नहीं चाहिए, ऐसा पार्टिकल तो नहीं आ गया, ठीक है। फिर क्लैरिटी टेस्ट, हमारा जो प्रिपरेशन है वो एकदम क्लियर, हमको ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। पीएच टेस्ट चेक्स एसिडिटी एल्कलिनिटी, कि भाई कितना पीएच है हमारी प्रिपरेशन का, वो चेक करना है। वॉल्यूम टेस्ट, ये चेक करना होता है कि भाई सारे वायल हैं वो बराबरी से भरे हैं, क्यों भाई, ये इसीलिए चेक करना है कि भाई अगर बराबरी से नहीं भरे होंगे तो फिर ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे करेंगे। जैसे कुछ आते हैं 2 ml के वायल है, ठीक है, अब 2 ml के अंदर बोला है कि 5 mg ड्रग आएगा, ठीक है। अब सारे वायल तो 2 ml भर गए, पर कुछ 5-10 वायल ऐसे हुए जो 1.5 ml ही भरे, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, 5 mg ड्रग तो नहीं आया, कम आएगा ड्रग, तो वो जिन पेशेंट को लगेंगे तो उनको पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए प्रॉपर फिलिंग भी हमको ध्यान रखनी होती है।
अब देखिए पाइरोजन टेस्ट बता दिया इधर हमने। पाइरोजन टेस्ट क्या रैबिट पे लगता है भाई। हेल्थी रैबिट लेते हैं, पहले उन शरीर का टेम्परेचर नापते हैं नॉर्मल, फिर उसको क्या करते हैं, जो हमारी प्रिपरेशन है उसको क्या करते हैं 37 डिग्री पर गर्म करते हैं, फिर रैबिट की ईयर पे इन पर लगाते हैं, ठीक है। फिर 3 घंटे तक आधे आधे घंटे के गैप से बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। फिर उस बॉडी टेम्परेचर जो उनका आता है उसको उनके इनिशियल वाले टेम्परेचर से मैच करते हैं। जो डिफरेंस आता है उसको क्या करते हैं, हम नोट डाउन करते हैं और देखते हैं कि आईपी के मुताबिक ये अप्रूव की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये किस में होता है भाई, पाइरोजन टेस्टिंग में होता है, ठीक है ना। देखिए आज कैसे होगा, टेम्परेचर राइज विद इन प्रिस्क्राइब्ड, जितनी लिमिट होनी चाहिए उसके अंदर आएगा तो क्या कर देंगे पास। फेल अगर ज्यादा ही हमारा वो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका रैबिट का तो फेल हो जाएगा वो। अब देखते हैं भाई कंपोनेंट क्या होते हैं इसके इंजेक्टेबल्स के। एक तो ड्रग होता है जो मेन थेराप्यूटिक एक्शन करता है, व्हीकल व्हीकल है जो हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, और वाटर भी हो सकता है वो। व्हीकल तो होता है जिसमें सारी चीजें मिलाते हैं हम। बफर क्या है भाई, पीएच चेंज होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं भाई, एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो आसपास के फ्री रेडिकल्स में क्या करते हैं, फ्री रेडिकल से खुद रिएक्ट कर लेते हैं और ड्रग के ऑक्सीडेशन से क्या हो जाता है, ड्रग ऑक्सीडेशन से बच जाता है, ठीक है। फिर प्रिजर्वेटिव डालते हैं, ठीक है। ये प्रिजर्वेटिव इसलिए डालते हैं जिससे क्या हो, माइक्रो की ग्रोथ ना हो। और साथ ही यहां मेंशन है कि मल्टी डोज, किसमें, मल्टी डोज जो हमारी प्रिपरेशन है उनमें ही। तो जो सिंगल वाली एक बार में जो प्रिपरेशन लग जाती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डलता, जो मल्टी डोज वाली हैं उनमें ही डलता है, क्योंकि पेरेंटल प्रिपरेशन को बहुत कुछ ध्यान रख के बनाना पड़ता है। इसमें ना हम किसी तरीके का कलर डालते हैं ना कोई फ्लेवर डालते हैं, ठीक है, केवल जो काम की चीजें हैं ना वो डालते हैं, ठीक है। तो मल्टी डोज में क्यों भाई, क्योंकि मल्टी डोज में क्या है, जैसे 30 ml की एक वायल आती है, ठीक है, वो हमारे पेशेंट को हमको लगानी है तो वो 10-10 ml करके 3 बार लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, बार बार उसको लगाने में, बार बार उसको खोलेंगे अगर तो एनवायरनमेंट से कंटेमिनेशन उसमें आ सकता है, इसीलिए क्या होता है भाई प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। सिंगल डोज में तो क्या है, एक बारी भर के एक बारी पेशेंट को लगानी है। स्टेबिलाईजर डालते हैं, फिर क्या करता है वो, स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। फीचर देखिए, रूट्स कौन से हैं, इंट्रावेनस है भाई, आईएम इंट्रामस्कुलर, एससी सबक्यूटेनियस, आईडी इंट्राडर्मल। कंटेनर कैसे, नॉर्मल एम्पूल्स में हो सकता है स्टोर। वायल बात करी, वायल कैसे होती है, छोटी सी ग्लास होती है, ठीक है ना, जिसके ऊपर कैप लगी होती है, उसको वायल बोलते हैं। रैपिड एक्शन इनका एडवांटेज है, डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, ड्रग कंसंट्रेशन में नहीं देना पड़ता, कंसंट्रेशन में ही अपना इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड हो जाता है, ठीक है। साथ ही लिमिटेशन देखें तो भाई पेन होता है, इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है अगर क्या हो, एसेप्टिक कंडीशन बनाकर नहीं रखी तो, ठीक है। साथ ही ट्रेन्ड पर्सनल चाहिए, कॉस्ट भी ज्यादा होती है इनकी। अब अगर हम आए हैं हम आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट्स पे। इंजेक्टेबल्स हो गया, आगे देखें तो आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट्स की बात करी जा रही है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं भाई, आई ड्रॉप्स क्या होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं भाई स्टेराइल प्रिपरेशन है आई ड्रॉप्स। स्टेराइल प्रिपरेशन हमने सबने ध्यान कर रख लिया भाई, स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है। एक्वस हो सकते हैं पानी वाले, या ऑयली प्रिपरेशन भी हो सकती है, ठीक है, और सस्पेंशन भी हो सकते हैं। किस लिए भाई, इंस्टिल्ड इनटू द कंजंक्टिवल सैक। कंजंक्टिवल सैक क्या होता है, जैसे जो आपकी आंखें हैं, हम क्या करते हैं भाई, डॉक्टर जब भी हम जाते हैं तो देखना होता है कि बॉडी में ब्लड अगर पूरा है, ठीक है ना। तो ये कोई जैसे बोले कि कॉन्क्रीट एकदम ये नहीं है पैरामीटर की इसको हम देख सकें, तो वो क्या करते हैं, आई ऐसे हमारा स्किन नीचे खींचते हैं और नीचे जो देखते हैं कि कितना लाल है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्टिवल सैक बोलते हैं, उस जगह को कंजंक्टिवल सैक बोलते हैं। उसके अंदर आई डाली जाती है। दे शुड बी स्टेराइल होनी चाहिए, कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, बात करी। नॉन इरिटेंट, क्योंकि अगर आंखों में कोई चीज जा रही है तो वो इरिटेंट कॉज नहीं करनी चाहिए। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक की बात करी हमने, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। वो अब फिर हमको क्या करना है, हमको ऐसी प्रिपरेशन की कंसंट्रेशन सेट करनी है कि वो प्रिपरेशन भी उतना ही प्रेशर लगाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है,
ठीक है, वो लगा रहा है प्रेशर एक्स प्रेशर वो लगा रहा है, ठीक है, एक्स प्रेशर उसने लगाया। तो हमको हम के अंदर ऐसी कंसंट्रेशन उसकी सेट करनी है, हमारी प्रिपरेशन भी कितना प्रेशर लगाए, एक्स प्रेशर लगाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, अब आई ड्रॉप्स हम सब जानते हैं, जनरल आई ड्रॉप्स हमने देखी है भाई, 0.5% सीएमसी की आती हैं। सीएमसी क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज पॉलीमर है। क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। आई में ड्राई आईज हो जाती हैं जिनकी, ठीक है, उसके वो ये डॉक्टर, वैसे तो ओवर द काउंटर है ये, तो डॉक्टर अगर ये लिख सकता है क्या, इसमें लुब्रिकेशन का काम है इनका, तो ये लुब्रिकेशन करते हैं भाई। अब देखें भाई क्या है एडवांटेजेस, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं। प्रिजर्वेटिव किस में डालना है, मल्टी डोज कंटेनर में डालना है, ठीक है। इसमें वही बात है कि मल्टी डोज होगा तो प्रिजर्वेटिव डालना है। एडवांटेजेस, लोकल एक्शन है, आंख में अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आंख में ड्रग डाल रहे हैं, लोकल एक्शन, लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, ओवरऑल बॉडी में साइड इफेक्ट कम आएंगे, इजी टू एडमिनिस्टर, आंखों में डालना है, ठीक है ना, तो रिलेटिवली इजी है इंजेक्टेबल से। वैसे तो इसमें 2 जने चाहिए होंगे, जो पेशेंट है वो लेटेगा और दूसरा उसकी आंख में दवाई डालेगा। रैपिड रिलीफ फास्ट आता है, ठीक है, रिलीफ फास्ट आता है भाई। और इसमें भी क्या है, इसमें भी रैपिड एब्जॉर्प्शन है ड्रग का, क्योंकि ब्लड क्या जो हमारे आई के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या करती हैं, ड्रग डायरेक्ट उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फिर से स्किप हो जाता है, ठीक है। तो रैपिड रिलीफ इसीलिए लिखा है क्योंकि रैपिड ऑनसेट होगा, का रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, तो रिलीफ भी जल्दी आएगा। डिसएडवांटेजेस भाई, शॉर्ट कॉन्टैक्ट टाइम, अब आंखों में दवाई डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए ठहर पाती है, क्योंकि क्या होता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं या हम उठ जाते हैं तो दवाई सारी बह जाती है। फ्रीक्वेंट डोजिंग जैसे अब सीएमसी वाली बात करी हमने, तो क्या है, कंप्यूटर्स के सामने बैठे हैं, तो अगर हम काम करेंगे तो आंखें ड्राई होंगी, ठीक, डोजिंग चाहिए होगी। कंटेमिनेशन आफ्टर ओपनिंग, अब जब भी हम आई ऑइंटमेंट लगाते हैं उसको हम खोल लेते हैं, तो जनरली 15-20 दिन के बाद उसको हम क्या करते हैं भाई, फेंक देते हैं, भले उसमें दवाई पड़ी हो, क्योंकि कंटेमिनेशन के चांस हो सकते हैं। प्रॉपर इंस्टॉलेशन में रिड्यूस इफेक्टिवनेस, अगर भाई अब कोई व्यक्ति अपने आप से दवाई डाल रहा है तो क्या हो सकता है, दवाई थोड़ी बाहर गिर सकती है, थोड़ी उसके आंख के अंदर गिर सकती है, ठीक है ना, तो उससे क्या है भाई, इफेक्टिव कम हो सकती है। अब देखें भाई इंग्रेडिएंट फंक्शन, अब कंपोनेंट्स देख रहे हैं इसके क्या है, इसमें ना क्या क्या डलता है, एक तो ड्रग डलेगा, मॉक्सीफ्लोक्सेसिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन आई सॉरी आई ड्रॉप्स, ये आती हैं। क्या है भाई, मेन थेराप्यूटिक एक्शन है इनका। व्हीकल क्या है, जो सॉलिड जिसमें सारी चीजें डिसॉल्व करनी है। बफर फिर से मेंटेन पीएच। प्रिजर्वेटिव कंटेमिनेशन रोकेगा, डोज वाले में ही डालेंगे, ठीक है। टोनिसिटी एडजस्टर मतलब मेक्स टोनिक, प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए। एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, क्या करता है भाई, ऑक्सीडेशन बचाता है। देखिए सिप्रोफ्लोक्सेसिन आ गया आई इन्फेक्शन के लिए। टीमोलोल एक ड्रग है जो ग्लोकोमा में यूज दिया जाता है। ग्लोकोमा क्या है, ग्लोकोमा में क्या होता है, हमारी जो आई है, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर 2 तरह के फ्लूइड होते हैं हमारी आई के अंदर, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हमारी आई का जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, ग्लोकोमा में क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो आई बॉल टाइट हो जाती है, उससे क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से जो ऑप्टिक नर्व है, जो आंखों से लेके जा रही है सिग्नल ब्रेन की ओर, वो दबने लग जाती है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आगे हम देखें, आगे हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स क्या, अभी हमने सीएमसी की बात करी, ड्राई आइज ट्रीट करने का इनका काम होता है। क्लोरामफेनिकोल क्या है भाई, बैक्टीरिया से होने वाले जो जैसे रेड आइज हो जाती हैं बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, वो किसमें, उसके लिए क्या ड्रग है, क्लोरामफेनिकोल। अब ग्लोकोमा की बात थी, देखिए ग्लोकोमा की बात है, क्या हो गया भाई, देखिए हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हो गया, ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या हो गई, दब गई। तो देखिए नॉर्मल विजन तो कैसी है, नॉर्मल विजन एकदम ऐसी है, पर ग्लोकोमा वाला जो पेशेंट है उसकी विजन कैसी हो जाएगी, उसको साइडों के अंदर ब्लैक दिखेगा और एक सर्कुलर पार्ट ही उसको उसकी विजन में दिख पाएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम देखेंगे, आगे अगर हम देखें, आई ऑइंटमेंट की बात कर दी गई है। अब आई ऑइंटमेंट क्या है भाई, ठीक है, आई ऑइंटमेंट है
स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग सुटेबल ऑप्थेल्मिक बेसिस। इसमें क्या होता है भाई, ये क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट आती है, आई की क्रीम टाइप, ये सॉरी क्रीम नहीं कहना चाहिए, ऑइंटमेंट है ये, ठीक है। तो रिलेटिवली क्या होती है, दूसरी ऑइंटमेंट से थोड़ी सॉफ्ट होती है। कहाँ लगानी है, कंजंक्टिवल सैक में ही ये दवाई लगनी है, ठीक है। ऑइंटमेंट बेस कौन से लिए जाते हैं जनरली, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन लिया जाएगा, लिक्विड पैराफिन लिया जा सकता है, या वूल फैट लिया जा सकता है। ये सारे फैटी बेसिस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है भाई, प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एक्शन, ड्रग का एक्शन लंबा हो जाएगा, लेस फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन, बार बार अप्लाई। अभी हमने बात करी आई ड्रॉप में क्या है भाई, पेशेंट की आंखों में दवाई डलती है, वो उठ जाता है, ठीक है, या पलके झपका लेते हैं तो दवाई सारी क्या हो जाती है, बह जाती है। पर आई ऑइंटमेंट में ऐसा नहीं है, आई ऑइंटमेंट क्या होती है, विस्कस होती है, तो वो आंख पे ठहर जाती हैं थोड़ी देर। बेटर नाइट टाइम यूज, रात में लगाना तो और अच्छी बात है, क्योंकि आई बंद रहेंगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। प्रोटेक्ट्स आई सरफेस, आंखों के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज एक है कि भाई टेम्परेरी ब्लड विजन, जब हम ऑइंटमेंट लगाते हैं तो थोड़े टाइम तक धुंधला दिखता है। ग्रीसी फीलिंग, अब ऑइंटमेंट है, ठीक है, ऑइंटमेंट में हमने पहले भी बात करी कि भाई ग्रीसी टेक्सचर होता है, ठीक है ना, ग्रीसी मतलब थोड़े ऑयली फीलिंग आ सकती है आंखों में। अब डे टाइम में अगर लगा रहे हैं तो क्या हो जाता है, आई ऑइंटमेंट लगाने थोड़ी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, धूप में अगर निकल गए तो आंखों से पानी आएगा, ठीक है, और धुंधला भी दिखेगा, तो डे टाइम में क्या हो जाएगा, थोड़ी मुश्किल आएगी। अब क्या है भाई, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद आई फॉर लॉन्गर पीरियड, क्या बोल रहे हैं, आई के साथ कॉन्टैक्ट में क्या होगा भाई, फॉर लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर पीरियड के लिए आई से कॉन्टैक्ट में रहेगा। प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एक्शन, ड्रग का एक्शन लंबा हो जाएगा। टेम्परेरी ब्लर, पर विजन टेम्परेरीली ब्लर कर सकता है। डोजेस फॉर्म रिक्वायर एसेप्टिक मैन्युफैक्चर, एसेप्टिक कंडीशंस में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग स्टेराइल होनी चाहिए, और लेबलिंग पे लिखा होना चाहिए फॉर ऑप्थेल्मिक यूज ओनली, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक यूज, अगर कुछ कुछ आई या ईयर ड्रॉप्स दोनों होती हैं, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स क्या होती हैं, ईयर में भी डाल सकते हैं, आई में भी, ठीक है ना। पर अगर केवल आई के लिए है तो फॉर ऑप्थेल्मिक यूज क्या लिखना है, फॉर ऑप्थेल्मिक यूज ओनली, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये क्या है भाई, ये बोल रहे हैं, देखिए ये होता है कंजंक्टिवल सैक, ये क्या होता है, कंजंक्टिवल सैक। इसके अंदर क्या है भाई, हमारी हमने दवाई डाली है, जैसे देखें तो ये आंख का एरिया, इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो ये कंजंक्टिवल सैक हमारा बाहर आ जाता है, दिखता है हमको, ठीक है ना। ऐसी इसकी रेडनेस से ही क्या होता है भाई, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं कि भाई हाँ ब्लड पूरा है कि नहीं। वैसे तो लैब टेस्ट ही मेन इंपॉर्टेंट हमारा टेस्टिंग होती है ब्लड के लिए, पर इससे भी ऐसे चेक किया जाता है। देखिए टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, 1% वेट बाय वेट कंसेंट्रेशन में है, ठीक है। आगे देखें, कंपोजिशन देखें अगर हम किसकी, इसकी कंपोजिशन देखें तो क्या है भाई, एक तो ड्रग है, एक ऑइंटमेंट बेस है, ठीक है, जैसे व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, प्रिजर्वेटिव है, माइक्रोब की ग्रोथ बचाएगा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का काम हम सब समझ गए, स्टेबलाइजर, स्टेबिलिटी बनाए रखेगा भाई, ठीक है। अब ये सारे डिसएडवांटेज हैं, ये एडवांटेजेस हैं। अब देखें आई ड्रॉप्स में क्या है भाई, रैपिड लोकल एक्शन, एक्शन जल्दी हो जाता है। आई ऑइंटमेंट क्या है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट, आंखों में लंबे देर तक ठहरती है। लेबल फॉर ऑप्थेल्मिक यूज ओनली, इस पे लिख के लगाना पड़ेगा भाई कि आई आंखों की ही दवाई है, ठीक है ना। तो आगे हम देखें, एग्जाम्पल देख लो आई ऑइंटमेंट का भाई, क्लोरामफेनिकोल की बहुत कॉमन आई ऑइंटमेंट आती है, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये सारे में ये यूज होती हैं। टेस्ट कौन से लगेंगे, एक तो स्टेरिलिटी टेस्ट होगा जो माइक्रोब्स की ग्रोथ का बताएगा, यूनिफॉर्मिटी कि ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, पार्टिकल साइज प्रिवेंट्स आई इरिटेशन, ठीक है ना। अगर इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सॉलिड के पार्टिकल्स अगर आ जाए तो आई में इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, तो पार्टिकल साइज हमको देखना पड़ेगा। पीएच, पीएच एक ऐसी नॉर्म आइडियल रेंज होनी चाहिए पीएच की जो आंखों में क्या करे, आंखों में प्रॉब्लम ना दे, ठीक है ना। स्टेबिलिटी टेस्ट, शेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन,
ठीक है, स्टेबलिटी टेस्ट किसके लिए कि भाई शेल्फ लाइफ कितनी आ रही है ड्रग की, उसके लिए। जो आई ऑइंटमेंट्स के लिए पीएच रेंज होनी चाहिए हमारी, आई ऑइंटमेंट्स के लिए पीएच रेंज होनी चाहिए हमारी, देखिए जैसे 6.5 टू 8.5, 8.5, ठीक है, ये होनी चाहिए पीएच रेंज। इंट्रावेनस इंजेक्शन है तो 2 से 11 तक उसका पीएच चल सकता है, ठीक है ना, 2 से 11 तक उसका चला सकते हैं। चलिए आगे देखें हम, और ये हो गया स्टेबिलिटी। आगे देखते हैं स्टेरिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई, एक तो स्टेराइल होनी चाहिए, पाइरोजन फ्री होनी चाहिए, ये सारी स्टेरिलिटी रिक्वायरमेंट्स किन के लिए, स्टेराइल प्रिपरेशन की बात, सारों की बात कर रहे हैं अब हम। स्टेरिलिटी, वायबल माइक्रोब्स जो मतलब डिजीज कॉजिंग चाहिए, पाइरोजन फ्री, बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी नहीं होने चाहिए, एसेप्टिक प्रोसेसिंग, ऐसे एनवायरनमेंट में उसको बनाना चाहिए, ऐसी सराउंडिंग्स में जहां पर माइक्रोब्स ना हो। स्टेराइल कंटेनर, जो कंटेनर्स हैं वो भी स्टेराइल होने। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जिसमें स्टेरिलिटी का टेस्ट लगेगा, क्लैरिटी मतलब कि हमारे प्रिपरेशन में कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं है, लीक टेस्ट होगा कि लीक तो नहीं हो रही, पर्टिकुलेट टेस्ट, ठीक है, पर्टिकुलेट मटेरियल तो नहीं आ गया कोई, ठीक है ना, इसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं आ गया जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, या कोई हमारे ड्रग ने एक्सिपेंट के साथ रिएक्ट तो नहीं कर लिया और उससे तो नहीं कोई केमिकल बन गया अलग जो हार्मफुल हो। स्टोरेज क्या है, स्टोर एज डायरेक्टेड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटेमिनेशन, जैसे बोला है, जैसे टीटी का इंजेक्शन आता है, ठीक है, नॉर्मली बात करें टीटी का इंजेक्शन आता है तो उससे टेटनस का इंजेक्शन, उसको कैसे कोल्ड टेम्परेचर फ्रिज में रख के स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, तो वो जैसा उसमें बोला जाएगा वैसा उसको स्टोर करना है, लेबल पर लिखा होता है। अब अगला आ गया है हमारा इम्यूनोलॉजिक्स। इम्यूनोलॉजिक्स क्या भाई, इम्यूनोलॉजिक्स वो चीजें जो हमारी इम्यूनिटी, अब देखें कैसे, ठीक है, सेरा, सेरा क्या होते हैं, सेरा यानी सीरम, ठीक है, इम्यूनोलॉजिक्स वो चीजें हो गई जो हमारी इम्यूनिटी को क्या कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं, ठीक है, या खुद से अपनी तरफ से ही क्या कर रही हैं, इम्यूनिटी को प्रदान कर रही हैं। चीजें हो गई इम्यूनोलॉजिक्स में कि या तो जो प्रिपरेशन ली है वो खुद ही हमारी इम्यूनिटी की तरह काम कर रही है, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को काम नहीं करना पड़ रहा, या वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। तो आगे हम देखें, सेरा की बात की जा रही है, सेरा यानी सीरम, तो सेरा क्या है भाई, देखते हैं आइए, ठीक है, सेरा है, सेरा आर स्टेराइल बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, स्टेराइल है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, कंटेनिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज, ये देखिए इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, इसमें क्या है, रेडीमेड एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है भाई, उसको एंटीजन हमारी बॉडी में घुसा, ठीक है, एंटीजन बॉडी में घुसा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उससे लड़ने पहुंचेगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएंगे, CD4 सेल्स भी आ जाएंगे उनसे लड़ने, ठीक है, साइटोकाइंस बनेंगे बॉडी में, ठीक है, साइटोकाइंस बनेंगे, क्या करेंगे ये, साइटोकाइंस बनेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब है उसकी ग्रोथ क्या होएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, साथ ही डब्ल्यूबीसी के कम भी बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, जाके लड़ेंगे, मैक्रोफेजिस भी आ जाएंगे लड़ने, ठीक है, मैक्रोफेजिस, इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स देखें, ठीक है, क्या हो जाएंगे भाई, इंटरल्यूकिन्स, सब सब ये हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी ही क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन्स बन रही हैं, एंटीबॉडीज कौन बनाता है, एक तो हमारी देखिए कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट, इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, बाय बर्थ आती है ये हमें, ठीक है, तो ये इतनी एडवांस और इतनी ताकतवर नहीं होती, इसीलिए बच्चे क्या होते हैं जनरली ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जब फिर हम बड़े होते हैं उसके साथ साथ हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी बनती है, ठीक है, इसको टाइप 2 इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी को टाइप 1 इम्यूनिटी भी बोलते हैं। फिर हमारी क्या होती है भाई, अडेप्टिव इम्यूनिटी बनती है, ये क्या होती है, ये मेन चीज होती है भाई, ये एंटीजन देखती है, जैसे ही एंटीजन आ गया ये करेंगे भाई, CD4 सेल्स भी आ जाएंगे, WBC का पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, ठीक है ना, इंटरल्यूकिन्स भी आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज जिनको अगर साइंटिफिक टर्म बोले तो क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स, तो एंटीबॉडीज ये बना देते हैं।
लेकिन अब क्या कर रहे हैं भाई, सेरा हमने क्या किया, हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दी। तो इम्यून सिस्टम क्या है भाई, इम्यून सिस्टम कह रहा है ठीक है, तुमने तो क्या करा है, तुमने अपने आप ही बनाकर दे दी, तो मैं क्या काम करूं, फिर मैं कोई काम नहीं करता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दे प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का क्या मतलब, पैसिव का मतलब यही है कि इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, सीधा एंटीबॉडीज दे दी, ठीक है। अब जैसे घर पे है, मम्मी को खाना बनाना होता है, लेकिन हम क्या करें, कच्ची सब्जी ना लाए, हम पकी पकाई रेस्टोरेंट से सब्जी ले आए, तो वो क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी हो गया एक तरीके का, ठीक है ना। तो गिविंग इमीडिएट बट टेम्परेरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस एंड टॉक्सिन्स। अब क्या है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है, कैसे भाई, अब भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए कह रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी में हमने मान लीजिए 100 एंटीबॉडीज दी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं एंटीबॉडीज को, कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए 100, ए कैपिटल आएगा और बी छोटा, ऐसे लिखेंगे तो एंटीबॉडीज हो गया। 100 एंटीबॉडीज हमने दे दी, ठीक है, तो जब एंटीजन से लड़ लड़ के क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये एंटीबॉडीज खत्म हो गई पर एंटीजन के माइक्रोब्स नहीं खत्म हुए, मतलब एंटीजन खत्म नहीं हुआ, तो क्या होगा, बॉडी में फिर इन्फेक्शन होने के चांस होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि इमीडिएट हाथों हाथ रिस्पॉन्स तो दे रही है, लेकिन टेम्परेरी रिस्पॉन्स है। वही हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये पहले देखते हैं कि अच्छा ये एंटीजन आ रहा है, तो इसके खिलाफ मैं ये बनाते हूँ, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, इसमें लग जाता है टाइम। तो इसमें क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता अडेप्टिव इम्यूनिटी में, हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स तो नहीं मिल पाता, रिस्पॉन्स थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी रिस्पॉन्स नहीं, वो पूरे एंटीजेंस के खिलाफ बनती है एंटीबॉडी सारी हमारी, ठीक है ना। तो वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो परमानेंट वाली चीज होगी, वो मजबूत चीज हो गई, ठीक है। आगे देखिए सेरा किससे बनती है भाई, इम्यूनाइज्ड ह्यूमंस और एनिमल्स। क्या होगा भाई, सेरा कैसे बनेगी, एंटीजन है जो हम वो किसको देंगे, हमारे जैसे कोई जानवर को दे दिया, ठीक है, जिसकी जो बॉडी की वर्किंग है वो ह्यूमंस के सेम है, सिमिलर है, ठीक है, या किसी ह्यूमन को ही दे दिया, तो वो क्या होंगे भाई, उसकी बॉडी में क्या बनेगा, उसकी अडेप्टिव इम्यूनिटी काम करके एंटीबॉडीज बना देगी, ठीक है। वहां से क्या करेंगे, उसके ब्लड का सैंपल ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे एंटीबॉडीज अलग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमारे हाथों में एंटीबॉडी बने। अब जैसे देखिए एग्जांपल दे रखा है, एंटी स्नेक वीनम सीरम। एंटी स्नेक का क्या मतलब है, सांप के काटने पर ये हम दे सकते हैं सीरम, ठीक है। एंटी रेबीज, जैसे कुत्ते के काटने से होती है ये बीमारी, ठीक है ना, रेबीज का जो वायरस है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी हमने सीरम बनाया। टेटनस का भी क्या आता है, टेटनस की अभी बात करी थी हमने, उसका भी यही आता है, उसका भी सीरम ही आता है, ठीक है। अब नीचे दे रखा है भाई मैन्युफैक्चर ऑफ सीरा, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सेरा क्या है भाई, पहले तो हेल्दी डोनर सिलेक्ट करने के हैं, फिर इम्यूनस विद स्पेसिफिक एंटीजन और टॉक्सिन। अब एक हमने हमारा डोनर ले लिया, डोनर मतलब हमारा जो मेन जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगे हम, पहले उसको हमने ले लिया, उसके अंदर हमने हमारा एंटीजन डाला इंजेक्शन के थ्रू, फिर क्या करा, उसके हमने बॉडी में क्या करने दिया उसको भाई, चलो तुम एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है। फिर हमने देखा कि हाँ भाई अब इसकी बॉडी में एक पर्टिकुलर मात्रा में एंटीबॉडीज बन गई हैं, फिर क्या करेंगे, उससे ब्लड ले लेंगे, फिर वो ब्लड से सीरम अलग करने में क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन लगाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन हम सबने पढ़ लिया, क्या होता है भाई, इसके अंदर डालते हैं, apparatus के अंदर ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर ब्लड डालते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में रोटेट करने से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वो जो सेंटर से दूर धकेले, किनको, भारी चीजें, जो भी हैवी मटेरियल होगा उसको सेंटर से दूर खींच दे फेंकेगा, और हल्का मटेरियल सेंटर के पास रह जाएगा, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या है, जो हमारा सेल्स, जो हैवी मटेरियल था आरबीसी वगैरह, वो सब कहाँ आ गए, ये देखिए अलग हो गए, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण दूर हो गए, क्योंकि ये क्या है, भारी। और सीरम हमारा ये देखिए येलो पार्ट वो अलग हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, फिर कंसंट्रेट करेंगे एंटीबॉडीज को, ये बहुत टेक्निकल चीज है, ये हमको आगे देखना है, क्या करेंगे, हमको केवल प्रोसेस याद रखना है, इनका डिटेल डीप नहीं देखना। स्टेरलाइज करेंगे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी हमको पता है, क्यों भाई, कैसे, हमने पीछे पढ़ा है, ये कैसे करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर में हम मेम्ब्रेन लगा देते हैं एक, जिसके पोर साइज माइक्रोमीटर में होते हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को भी फिल्टर कर देते हैं। बैक्टीरिया मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाते हैं और जो हमारी प्रिपरेशन है वो नीचे आ जाती है, और यहां से इसको हम वैक्यूम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है और फिल्ट्रेशन तेज हो जाती है, और इसके पार्टिकल साइज, क्योंकि इसके पोर साइज बहुत छोटा है, तो जो ऊपर बैक्टीरिया या माइक्रोब जो भी हमको अलग करना है वो अलग हो जाता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद एसेप्टिकली बॉटल्स में उसको भरना है, 2 से 8 डिग्री तक उसको स्टोर करना है, ठीक है। अब क्या लिखा है, सेरा प्रोवाइड इमीडिएट बट टेम्परेरी प्रोटेक्शन। इमीडिएट हाथों हाथ तो देती हैं, पर क्या करती हैं भाई, टेम्परेरी प्रोटेक्शन यानी पैसिव इम्यूनिटी। अब जैसे हमने मम्मी को बोला खाई खाना बनाना है, ठीक है, तो मम्मी क्या करेगी, सब्जी काटेगी, फिर उस हिसाब से तैयारी करके खाना बनाएगी, तो उनमें टाइम लगेगा, लेकिन सब्जी बनेगी किसके लिए, सबके लिए बनेगी, ठीक है ना, तो अच्छी क्वांटिटी में बनेगी। लेकिन अगर रेस्टोरेंट पे जाए हम, ठीक है, हम रेस्टोरेंट में कहें भैया ये बनाकर दे दो, तो वो हाथों हाथ उनके पास रेडी होती है, वो बना के दे देंगे। फिर हम घर ले आएंगे तो मम्मी कहेंगे भाई हम तो सब्जी ले आए, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, हाथों हाथ बनी बनाई सब्जी ले आए, पर उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी तो जितनी उसने दी है थोड़ी उतनी होगी वो, ठीक है ना। तो वैसे ये बात है भाई कि ये टेम्परेरीली प्रोवाइड करते हैं और इमीडिएट हाथों हाथ तो देते हैं इफेक्ट, पर टेम्परेरी होते हैं। अब वैक्सीन अलग बोला है। अब देखिए भाई वैक्सीन क्या है, वैक्सीन बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट सिमुलेट बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज। अब देखिए वैक्सीन हम सब ने जानते भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ठीक है। अब उसमें क्या है भाई, ठीक है, अब देखें क्या है, ये देखिए ये कोरोना है वायरस, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसके फ्यूजन प्रोटीन्स थे, ठीक है। तो क्या किया गया, इसका ये प्रोटीन उठाया गया, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन बनाई गई, ठीक है ना, उसकी प्रिपरेशन बनाई गई और उसको क्या किया गया, पेशेंट को दिया गया। तो अब बॉडी ने क्या किया कि भाई ये तो हमारी बॉडी में जनरली चीज हमको दिखती नहीं है, ये कहां से आ गई, ठीक है। तो बॉडी ने इसको देखा कि भाई ये फॉरेन मटेरियल है, ये हमारा नहीं है, तो बॉडी ने इसके खिलाफ क्या बनाई, एंटीबॉडीज, ठीक है। किसने बनाई, एंटीबॉडीज बनाई हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी ने, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम चालू हुआ है, इम्यून सिस्टम ने हमारे एंटीबॉडीज बनाई हैं। जबकि सेरम में तो क्या था, डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही दे रहे थे। इसमें क्या करें, इम्यून सिस्टम को कह रहे हैं भाई ये एंटीजन आ गया है, ले हमने तेरी बॉडी में डाल दिया, अब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो एंटीजन बनाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे एंटीबॉडीज बन जाएंगी। दे कंटेन वीकन्ड लाइव एटीन्यूएटेड और किल्ड इनएक्टिवेटेड माइक्रोब और देयर प्रोडक्ट्स। अभी हमने बात करी कोरोना में क्या किया, इसका फ्यूजन प्रोटीन उठा लिया, उससे बनाया, क्योंकि कोरोना को मार तो सकते नहीं, लेकिन कुछ में क्या होता है, या तो हमारा जो माइक्रोब है वो लेंगे, वो बहुत वीक कंडीशन में होगा, वो वाला माइक्रोब लेंगे, या माइक्रोब को किल करके वो पूरी का पूरा ही उसमें डाल देंगे वैक्सीन में, ठीक है। या पूरा वीकेंड माइक्रोब है वो लेकर हम पूरा वैक्सीन बना देंगे उसकी, ठीक है। तो और फिर उसको पेशेंट को दे देंगे, तो भी वो वैसे ही काम करेगा। या उसका कोई पार्ट ले लेंगे, ठीक है ना, तो उससे भी हम वैक्सीन बना सकते हैं। वैक्सीन किस लिए होती है भाई, प्रिवेंशन के लिए होती है, इन्फेक्शियस डिसीज के लिए, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिसीज का प्रिवेंशन करना है, उसके लिए वैक्सीन बनती हैं, ठीक है। डीपीटी का डिप्थेरिया की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, मीजल्स की वैक्सीन आती है, टाइफॉइड की वैक्सीन आती है, ठीक है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस, हेपे का मतलब, हिपेटो मतलब लिवर, टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, लिवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत भयानक बीमारी है ये, ठीक है। उसमें भी हम क्या दे देते हैं भाई, पहले वैक्सीन दे देते हैं। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन, भाई पहले तो माइक्रोब का स्ट्रेन सिलेक्ट करो कि कौन सा स्ट्रेन चाहिए जिसके खिलाफ हमको एंटीबॉडीज बनानी है। फिर क्या करो, बैक्टीरिया की माइक्रोब की ग्रोथ कराओ, ठीक है। फिर क्या करो, किल करो उसको, उसको या तो हीट से एक्सपोज कराओ, कैसे मर सकता है, हीट से मार सकते हैं, यूवी रेस से मार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कराओ उनका, फिर वापस उनको सेपरेट करो, किससे, प्योरिफिकेशन करो उसका, उसको सेपरेट कर लो, फिर फॉर्मुलेशन बनाइए उसकी, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन करिए अगर जरूरत है। क्यों, अब स्टेरिलाइजेशन क्यों बोला है भाई, माइक्रोब है उसके अंदर, तो उसके अलावा कोई माइक्रोब ना है। जैसे हमको मान लीजिए हमको मान लीजिए कोरोना वाला चाहिए था, ठीक है, हमको कोरोना वाला चाहिए,
वायरस, हमको उसके साथ कोई दूसरा वायरस ना आ जाए, ठीक है ना, टाइफाइड का वायरस या रेबिस का वायरस ना आ जाए, तो फिल्टर कर देंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो ये दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में, पर फिर भी एग्जांपल के लिए है कि अगर ए वायरस चाहिए तो बी ना, और कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ जाए, हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं। फिर वही क्वालिटी कंट्रोल, फिर वही पैकेजिंग करनी है, 2 से 8 डिग्री पर स्टोर कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब बाहर आए इससे, ठीक है। वैक्सीन आर स्टोर्ड इन कोल्ड चेन 2 से 8 डिग्री पर, जिससे पोटेंसी बनी रहती है। अब क्या है भाई, टॉक्सिन्स या टॉक्सोइड्स क्या है, इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड का क्या मतलब है भाई, इनमें उतनी पावर नहीं है कि वो बीमारी कॉज कर दें, ठीक है। लेकिन है क्या, है तो फॉरेन मटेरियली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो उसमें भी क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसर देने पड़ते हैं, जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को दबा देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, किडनी है हमारी, बॉडी नॉर्मल चल रही है, लेकिन अब किसी किडनी खराब हो गई तो वो दूसरे व्यक्ति से किडनी ले रहा है, तो जब किडनी उस पेशेंट के अंदर डाली जाएगी तो बॉडी कहेगी कि नहीं, ये किडनी अलग है, ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हमको क्या, फिर इम्यून सिस्टम उस पर एक्ट कर सकता है, एंटी, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बन सकती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो सकता है, हमारी जो बॉडी है वो उसको फॉरेन टिश्यू की तरह देख सकती है। तो ये तो ठीक चीज नहीं रहेगी, तो इम्यूनो सप्रेसर उसको देने पड़ते हैं। वैसे ही अगर जैसे जिन व्यक्ति के हार्ट में स्टेंट डलता है, ठीक है, क्या डलता है व्यक्तियों के हार्ट में, स्टेंट, ठीक है, स्टेंट डलता है। जिनके क्या होता है, जिनका हाई फैटी डाइट खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, उनकी जो आर्टरीज हैं उनमें क्या हो जाता है, लिपिड जाके जम जाता है, ठीक है। आर्टरीज की लेयर के बीच में लिपिड जाके जम जाता है, तो आर्टरीज क्या हो जाती हैं, आर्टरीज जगह जगह से पतली हो जाती है, उनका जो छेद इतना चौड़ा होता है वो क्या हो जाता है भाई, बीच से वो पतली हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अब ब्लड इसमें से पास करेगा, तो क्या होगा, इससे स्पीड ब्लड की तेज रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में हम स्टेंट डालते हैं, स्टेंट, STENT, ठीक है। स्टेंट कैसा होता है, देखिए स्टेंट ऐसा होता है, लॉन्ग होता है, और ऐसा 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 स्टेराइल होता है स्टेंट भी, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। किससे बना होता है ये मेटल से बना होता है, ठीक है ना, स्टेराइल मेटल से, ऐसा जाली आकार का होता है, जो हमारी जो आर्टरीज है उनको क्या कर देता है, वापस खोल के रख देता है, ताकि ब्लड अच्छे से पास हो जाए, ठीक है ना। अब क्या है, टॉक्सोइड्स की बात की जा रही है, क्या होते हैं भाई, टॉक्सिन जो बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर टॉक्सिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। अब बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट बनाए जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, उन पे ऐसी ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा किया, उनको हीट उन पे हीट लगाई, बहुत कुछ लगाया, जिससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी टॉक्सिसिटी तो खो दी, लेकिन बॉडी फिर भी उनको एंटीजन की तरह ही देखेगी, क्योंकि बाहर की चीज है। तो टॉक्सॉइड स्टिमुलेट बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन। अब टॉक्सॉइड जैसे ही बॉडी में जाएगा तो बॉडी क्या कहेगी, भाई इसके खिलाफ एंटीटॉक्सिन बनाओ, एंड प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, जैसे वैक्सीन की बात हुई है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। उससे पहले हमने सेरा की बात की थी, वो पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है ना। और टॉक्सॉइड क्या है, टॉक्सॉइड एक्टिव इम्यूनिटी है, टॉक्सॉइड एंड वैक्सीन आर एक्टिव इम्यूनिटी, एंड सेरा इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो क्या करेंगे, दे आर यूज इन वैक्सीन फॉर डिसीजेस कॉज्ड बाय एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। ये क्या है, उन वैक्सीन के लिए होते हैं, ठीक है, उन वैक्सीन में यूज होते हैं जिनमें क्या होता है, एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरिया के हार्मफुल प्रोडक्ट्स के कारण डिसीज हो जाती है, ठीक है। जैसे पाइरोजन की बात करी थी, वो भी यही चीजें होती हैं, उसके कारण अगर कोई डिसीज होगी तो टॉक्सोइड्स भी देंगे हम, एग्जांपल टेटनस, ठीक है, डिप्थेरिया। आगे देखें, मैन्युफैक्चर देखें, पहले तो टॉक्सिन बनेगा, फिर टॉक्सिन का आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन होएगा, ठीक है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, टॉक्सिन को टॉक्सोइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर्मलिन एक केमिकल होता है, वो ऐड करते हैं, तो टॉक्सिन से टॉक्सोइड हो जाता है। मतलब पहले टॉक्सिन था, हार्मफुल था, फिर टॉक्सोइड में कर दिया, जो क्या है, हार्मफुल नहीं है, पर एंटीजन तो वो अभी भी रहेगा। एंटीजन क्या होते हैं भाई, एंटीजन वो होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराएं,
ठीक है ना, प्योरिफिकेशन, फिर इनको प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, फिर लिखा है एडिशन ऑफ एडजुवेंट, सुटेबल एडजुवेंट, एग्जांपल एलम इज एडिड, एडजुवेंट मतलब और भी जो एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड करने वाली हैं वो ऐड करते हैं, फिर स्टेरिलाइजेशन करते हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल और फिलिंग, लेबलिंग, सीलिंग, स्टोरेज, किस पे, 2 से 8 डिग्री पर स्टोर, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया लेक्चर 4 कंप्लीट, इसके साथ चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 4 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब।